चलिए क्लाउड्स की यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अभी क्लाउड्स के बारे में कहानी हमको समझ में आया कि देखिए हमारे धरती से आपका ये जो एयर मास है ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो ये एयर मास जब ऊपर की तरफ गया तो जब से ऊपर काफी ठंडा हो गया, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाता है आपका टेम्परेचर कम होता चला जाता है। एक पॉइंट पे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बहुत ज्यादा कम जब टेम्परेचर हो जाता है तब हमने देखा कि भाई यहाँ का जो वाटर वेपर है ये लेटेंट हीट बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे बढ़ गई। जब ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तब ये आपका भाई टेम्परेचर आपका ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक पॉइंट पे जब 100% हो जाएगी, 100% से ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो लेटेंट हीट आपका रिमूव कर देगा। लेटेंट हीट रिमूव कर देगा तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये कंडेंसेशन जो है, कंडेंस्ड वाटर जो है, ये आपका इसका जो ग्रुप है ये सारा जो मिलके यही तो क्लाउड्स होता है। क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स आपका यही कंडेंस वाटर वेपर है। अब ये कंडेंस वाटर वेपर को ही क्लाउड्स कहते हैं। तो ये जो आपके टाइनी वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हो सकता है इस हाइट में जाने के बाद ये आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो टाइनी वाटर पार्टिकल्स हो या आइस पार्टिकल्स हो, ठीक है, इन्हीं से बनता है क्लाउड्स। क्लाउड की स्टडी को हम लोग बोलते हैं नेफोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टाइनी वाटर पार्टिकल्स हैं इनका जो रेडियस है वो आपका 0.001 सेंटीमीटर से कम होता है। ये क्या है? रेडियस है। रेडियस इसका 0.001 सेंटीमीटर रेडियस से भी कम होता है। इससे अगर कम होगा तो ये सस्पेंडेड रहेंगे, यानी कि ये हवा में ऐसे तैरते रहेंगे, इस पे ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब कंडेंस वाटर वेपर जो है आप कह सकते हैं कि इसमें तो ग्रेविटी नीचे गिर जानी चाहिए, नहीं, नीचे नहीं गिरती, ठीक है। ये कंडेंस रहती है, छोटे पार्टिकल, क्योंकि रेडियस काफी कम है। ये जब धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक पर्टिकुलर साइज के बाद, छोटा था 2-3 जुड़े और बड़ा हो गया, जब एक प्रॉपर बड़ा साइज हो जाता है तब रेन होके बरस जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली हाई अबव ग्राउंड, ये जो पार्टिकल्स हैं ये तो बताया हमने, धीरे धीरे जब ऊपर जा रहे हैं तो इट गोज हाई अबव ग्राउंड। क्यों हाई अबव ग्राउंड जाते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई दोबारा देख लीजिए, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट की वजह से ये ऊपर जाने की वजह से ये पूरी बरसात, क्लाउड्स बने, और क्लाउड्स जब बने, क्यों बने? लेटेंट हीट रिलीज हो गया और इसकी वजह से बरसात हो गया। आई होप बात ये समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, आइसोनेफ्स क्या होते हैं भाई? नेफोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ क्लाउड्स, आइसोनेफ्स मतलब इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस। तो वो सारे प्लेसेस आपके मैप में जहां पे क्लाउडीनेस एकदम एक समान है, तो उसको अगर एक लाइन से ज्वाइन कर दे तो कह देते हैं इसको आइसोनेफ्स। अब ये आइसोनेफ्स का कुछ खास फायदा होता क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके क्लाउडीनेस तो हर मोमेंट बदलता रहता है ना, तो इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन क्लाउडीनेस को मेजर करने का जो यूनिट है वो है एट्स या ऑक्टाज। जैसे कि ऑक्टाज है, जैसे 2/8 ऑक्टाज, 2/8 ऑक्टाज अगर है तो आप कहेंगे कि भाई आपका क्वार्टर, मतलब 1/4 जो एरिया है क्लाउडीनेस से भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4/8 ऑक्टाज, ये बताता है आपका थोड़ा सा ज्यादा क्लाउडीनेस हो गया। 8/8 होता है सबसे ज्यादा क्लाउडीनेस, आपका 8/8 है। तो ये तरीका होता है टू मेजर द क्लाउडीनेस ऑफ क्लाउड। का क्लासिफिकेशन समझते हैं। देखिए आपके जो क्लाउड क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से कर सकते हैं: हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, लो क्लाउड्स और क्लाउड्स विद वर्टिकल एक्सटेंट। क्या मतलब हुआ इसका? हाई क्लाउड्स मतलब जो 20,000 से 40,000 फीट के हाइट पे होंगे उसे हम लोग हाई क्लाउड्स कह देंगे, ठीक है। उसी तरीके से मिडिल क्लाउड्स जो 7,000 से लेके 20,000 फीट की हाइट में, और लो क्लाउड्स मतलब जो 7,000 से भी कम हाइट में है उसको लो क्लाउड्स बोल देंगे। और ये चौथा वाला है क्लाउड्स विथ वर्टिकल एक्सटेंट, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। हाई क्लाउड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सीरस क्लाउड्स भी बोलते हैं, ठीक है। फेदरी स्ट्रक्चर होता है, एकदम रुई की तरह, नहीं सॉरी, रुई की तरह नहीं, फेदर की तरह होता है। ऐसे फेदर नहीं होता, इस तरीके के फेदरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्टो क्लाउड्स आपके मिडिल क्लाउड्स है, ठीक है। हमने देखा किस हाइट में होते हैं, तो इसे एल्टो क्लाउड्स बोलते हैं, मिडिल हाइट वाले क्लाउड। उसके बाद होता है स्ट्रेटस क्लाउड्स मतलब स्ट्रेटा का मतलब होता है शीट जैसे बिछे हुए हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे लंबे लंबे आपके जो होते हैं ना क्लाउड्स, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है। अच्छा, ये जिसकी जो हाइट होती है दैट इज लेस देन 7,000 फीट, इट इज लेस देन 7,000 फीट, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाउड विथ वर्टिकल एक्सटेंट के बारे में, ठीक है। ये जो है ये नीचे से लेके ऊपर तक काफी बड़े एरिया को कवर करता है। देखिए ये आपके हाई क्लाउड्स यहाँ पे हो गए, ये आपके मिडिल क्लाउड्स हो गए, ये लो क्लाउड्स हो गए, ठीक है। जो आपके ये वाला है क्लाउड्स विद वर्टिकल एक्सटेंट, इसे क्यूमुलस क्लाउड्स भी बोलते हैं। ये आपका 20,000 से लेके 30,000 की हाइट तक का होता है।
20,000 फीट से 30,000 फीट तक के हाइट में देखने को, अब 20,000 नहीं, 2,000 से लेके 30,000, ठीक है। एक्सटेंट इसका बहुत बड़ा होता है। जैसे ये हाई लो देखा हमने, ये हाई, ये आपका मिडिल और ये लो। जो वर्टिकल एक्सटेंट वाला क्लाउड होगा वो नीचे से लेके इतने हाइट तक, इतना बड़ा जो आपके क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लाउड्स विथ वर्टिकल एक्सटेंट। वर्टिकल एक्सटेंट, इसका दूसरा नाम क्या है हमने देखा, क्यूमुलस, ठीक है। अच्छा, क्यूमुलस जो क्लाउड्स होते हैं वो ऐसे रुई की तरह होते हैं, रुई की तरह होते हैं, कॉटन, कॉटनी उनका टेक्सचर होता है। चलिए अभी डिटेल में देखते हैं सारे जो क्लाउड्स हैं। सबसे पहले देखिए हाई क्लाउड्स। हम जानते हैं सिरस क्लाउड्स को ही हम लोग कहते हैं हाई क्लाउड्स। कैसे होते हैं, फेदर जैसे होते हैं। अभी देखेंगे हम लोग इसको, आपका पिक्चर भी देखेंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। सिरस क्लाउड्स फेदर, फेदर शेप का शेप होता है, देखिए फेदर लाइक होता है। इसके अलावा आपका सिरस क्लाउड में आपका सिरो क्यूमुलस है। यही सिरस क्लाउड अगर कॉटन जैसे, कॉटन जैसा हो गया, कॉटन बॉल्स जैसे हो गया ना, कॉटन जैसा ऐसा फील दे रहा है आपको, तो आप कहेंगे इसको सिरो क्यूमुलस, ठीक है। इसके अलावा आपका सिरो स्टेटस होता है। यही आपके सिरो क्लाउड्स अगर ऐसे शीट की तरह होंगे, स्टेटस का मतलब क्या होता है, शीट्स, तो इसे हम लोग कहते हैं सिरो स्टेटस। तो ये 3 प्रकार के क्लाउड्स हमने देखे, हाई क्लाउड्स, ठीक है। अच्छा, सिरो स्टेटस क्लाउड्स जो है, ये जो आपके, ये तो ऐसे हो सकते हैं कि मतलब स्ट्रेट लाइन जैसे हो सकते हैं, और यही क्लाउड्स अगर सन या मून के आसपास इस प्रकार का हेलो बना दे, तो ये क्लाउड्स भी आपके होते हैं आपके सिरो स्टेटस क्लाउड्स। तो अगर आपसे पूछे आपका सन और मून के आसपास क्लाउड्स अगर ऐसे हेलो स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, ऐसे गोल गोल क्लाउड्स होते हैं, बीच में आपका सन होता है, इसके आसपास ऐसे क्लाउड्स होते हैं, हेलो क्लाउड्स। तो इन क्लाउड, ये क्लाउड्स कैसे होते हैं आपके सिरो स्टेटस। जो सन और मून के आसपास जो हेलो बनाने वाले क्लाउड्स हैं वो भी आपके सिरो स्टेटस होते हैं। मीडियम क्लाउड्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि भैया ऑल्टो, ऑल्टो बेसिकली होते हैं। तो ऑल्टो क्यूमुलस जो मीडियम रेंज में होंगे, लेकिन आपके रुई की तरह होंगे, कॉटन बॉल्स जैसे होंगे, लेकिन हाइट इनका बहुत ऊपर नहीं होगा। यही क्यूमुलस क्लाउड्स, यही आपके रुई जैसे क्लाउड्स अगर हाइट में होंगे तो सिरो क्यूमुलस बोल देंगे। यही मीडियम रेंज में होंगे तो हम इसे ऑल्टो क्यूमुलस बोल देंगे। ऑल्टो स्टेटस, अभी ये ऑल्टो क्लाउड्स अगर ऐसे शीट जैसे होंगे, शीट जैसे होंगे क्लाउड्स, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इन्हें ऑल्टो स्टेटस। तो ऐसे ऑल्टो स्टेटस क्लाउड्स आपके ग्रे ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लो क्लाउड्स की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो लो क्लाउड्स जो होते हैं उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेटस, स्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है। तो स्ट्रेटो क्यूमुलस क्या होगा, स्ट्रेटो क्यूमुलस के होंगे कि ये आपके लो क्लाउड्स होंगे, स्ट्रेटो क्लाउड्स, स्टेटस क्लाउड्स, और रुई की जैसे होंगे, तो स्ट्रेटो क्यूमुलस। तो ये रुई जैसे दिखने वाले क्लाउड्स अगर आपके लो लेवल पे होंगे तो स्ट्रेटो क्यूमुलस, मिडिल लेवल पे होंगे तो ऑल्टो क्यूमुलस, और हाई लेवल पे होंगे तो सीरो क्यूमुलस। तो हमको समझ में आ गया, अगर हमें नाम दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं, ठीक है। एक रह गया, एक आपका रह गया, ये होता है आपका क्यूमुलोनिम्बस। तो वर्टिकल एक्सटेंट क्लाउड्स में अगर हम कहें तो हम जानते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स को बोलते हैं वर्टिकल एक्सटेंट, तो नीचे से लेकर ऊपर तक लंबी हाइट वाला होता है। और और एक होता है क्यूमुलोनिम्बस, ये भी आपका वर्टिकल एक्सटेंट का क्लाउड होगा, लेकिन ये होगा रेन बियरिंग। क्यों, क्योंकि निम्बस क्लाउड्स किसे कहते हैं, रेन बियरिंग क्लाउड्स को कहते हैं। तो अगर क्यूमुलोनिम्बस हो जाएगा तो ये क्यूमुलो क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड्स ही हैं, जिसका बहुत ही हाइट में एक्सटेंट होता है, ये रेन बियरिंग होंगे, ठीक है। और रेन बियरिंग के साथ साथ हेल स्टॉर्म, लाइटनिंग और रेन ये साथ में आते हैं, मतलब बिजली कड़कती हुई जो बरसातें होती है ना, ये आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से होती है। अब इनको फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप फिगर देख सकते हैं, ये देखिए, ये है सिरो क्यूमुलस, क्या हाइट पे है, इनका हाइट ज्यादा है, ठीक है। ये आपका हाई हाई क्लाउड्स हो जाएंगे, आपका सिरस क्लाउड्स, ठीक है। तो सिरस क्लाउड्स आपके, अच्छा ये रुई जैसे दिख रहे हैं आपको, तो सिरो क्यूमुलस, ये देखिए फेदर जैसे दिख रहे हैं, ये फेदर जैसे दिख रहे हैं आपको, ये सिरस क्लाउड्स। उसके बाद सिरो स्टेटस, ये शीट की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। और देखा कि अगर सन मून के आसपास हेलो बनाने वाले क्लाउड्स भी कभी कभी दिख जाते हैं ना, पूरे सन को इस तरीके से क्लाउड घेरा होता है, एक सर्कल बनाया हुआ, ये भी आपका सिरो स्टेटस क्लाउड होता है। ऑल्टो क्यूमुलस देखा हमने, मीडियम हाइट पे है और रुई जैसा है, रुई जैसा है, कॉटन बॉल्स जैसा है, तो ये ऑल्टो क्यूमुलस है। ऑल्टो स्टेटस हमने देखा शीट्स जैसा है, मीडियम हाइट पे, ठीक है। इसके बाद क्यूमुलस, क्यूमुलस, अच्छा क्यूमुलोनिम्बस देखिए यहाँ पे। अच्छा स्टेटो क्यूमुलस, भाई स्टेटो क्यूमुलस है, ठीक है। उसके बाद निम्बो स्टेटस है, ठीक है, बरसात कराने वाले लेकिन लो हाइट पे, निम्बो स्टेटस। अच्छा क्यूमुलस क्लाउड का एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड्स भी आपका लो लेवल, मतलब क्या कहते हैं, ये एक्सटेंट वाला क्लाउड है, यहाँ तो एक्सटेंट वाला नहीं दिखाया है, यहाँ तो ऐसे छोटा वाला क्लाउड दिखा दिया है, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्या होता है, ये होता है आपका बड़े एक्सटेंट वाला क्लाउड,
और ये यहाँ पे आप देखिए बिजली कड़क रही है, आपका बिजली कड़कने वाला जो आपका क्लाउड है दैट इज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ठीक है। यही फॉर्म होता है तो आपका रेन, आपका लाइटनिंग, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। ये देखिए क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, इस तरीके के क्लाउड आप जब देखते हैं ना एकदम बड़े हाइट में, लोअर लेवल से आपके हायर लेवल में ऐसे बड़े क्लाउड्स, और ये एनविल के शेप का होगा। आप कहीं जैसे जाएंगे, जो आपका ब्लैक स्मिथ होता है, ठीक है, उसके बाद इस ऐसे शेप का एक स्ट्रक्चर रखा रहता है ना, जिसके ऊपर सामान रख के ये हथौड़े से पीटता है, हथौड़े से इसको पीटता है, तो इसी को कहते हैं एनविल। तो एनविल के शेप का हो गया ना, देखिए इस तरीके से बाहर निकला हुआ है, इसका चोंच बाहर निकली हुई है आगे पीछे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये एनविल शेप का हो गया, ऐसा होता है एनविल शेप, मतलब इस तरीके का शेप का होता है एनविल। इस तरीके के एनविल के शेप का क्लाउड अगर आप कहेंगे तो क्या होगा, क्यूमुलोनिम्बस, ढेर सारा बरसात कर देगा ये। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कंडेंसेशन पे। क्लाउड समझ लिया ना हमने। अब क्लाउड समझने के बाद हम क्लाउड्स में होता क्या है, कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन से बरसात होती है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। देखिए वाटर वेपर अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, और गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो ऐसे ये बता दिया, इंपॉर्टेंट क्या है, कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन समझ रहे हैं, यहां पे हमने देखा वेपर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट क्यों होता है, ठीक है, कुछ तो रीजन होगा कन्वर्ट होने का। तो भाई दो रीजन होने चाहिए। पहली चीज, एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जैसे कि आपका डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है। आपके एटमॉस्फेयर में ऐसे डस्ट और स्मोक प्रेजेंट होता है। आपको ऐसा नहीं हवा उड़ाना पड़ेगा कि ऐसे तूफान, मतलब आप उड़ा रहे हो हवा एटमॉस्फेयर में, नहीं, उड़ाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रहता ही है। एटमॉस्फेयर में डस्ट और स्मोक रहेगा, उसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो उस न्यूक्लियाई में, ये जो न्यूक्लियाई है, इसके आसपास क्या आपका वाटर वेपर ऐसा जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन होने के लिए इस प्रकार का पार्टिकल्स होना जरूरी है, तभी कंडेंसेशन होगा। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो टेम्परेचर है कम होना चाहिए। कितना कम, जो भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे कम। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में आपका सैचुरेशन होता है, और टेम्परेचर जब कम होते होते जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% से ऊपर हो जाए, तब क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है। अब ये हम ऑलरेडी एडियाबेटिक लैप्स रेट और ह्यूमिडिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कुछ स्लाइड्स पहले, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा यहां पर रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। टेम्परेचर जब आपका कम हो जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी ज्यादा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा हो जाती है, उस समय में कंडेंसेशन हो जाता है। तो दो कंडीशन, पहला टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो, और दूसरा कोई हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में, जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब आपका अगला सवाल होगा, इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो जैसे ड्यू हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, तो इसको हम लोग समझेंगे अगले स्लाइड्स में, ठीक है। तो इसको भी यहां रोकते हैं। लेकिन आपका अगला सवाल होगा कि कंडेंसेशन तो समझ गए, और प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या होता है। कंडेंसेशन होता है वाटर जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है यही कंडेंस लिक्विड जो है, अगर आपका ग्रेविटी के फोर्स में आके नीचे गिरने लगे, तब हम कह देंगे इसे प्रेसिपिटेशन। और जब ये इस तरीके से ग्रेविटी के फोर्स में आके ना गिरे और एटमॉस्फेयर में इस तरीके से सस्पेंड रहे, तब हम लोग कह देते हैं इसे कंडेंसेशन। उसका एग्जांपल हमने पता है ना, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, ये सब होता है। आई होप बात समझ में आया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। चलिए अब हम लोग समझते हैं एग्जांपल्स कंडेंसेशन के। तो यहां पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ड्यू की। ड्यू क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा था जब भी कंडेंसेशन होता है दो चीजें चाहिए होती है, एक तो भाई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो, दूसरा हो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ड्यू में नहीं होता, होता है कोल्ड सरफेस। भाई कोल्ड सरफेस भी काम कर देगा। भाई टेम्परेचर अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से आपका कम है, ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर होता तो इसके आसपास ऐसे जमा हो जाता। अब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर नहीं, एक सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर का जमा होने से क्या मना तो करेगा नहीं, तो यहां पे जमा हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो सरफेस भी मिल जाए तो भी ठीक है, तो कोई एक सरफेस मिल जाए तो इस प्रकार से ड्यू फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप बात समझ गए होंगे। अब यहां पे ड्यू का एक स्पेशल रूप देखते हैं। ये तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर है तब हम कहेंगे ड्यू जमेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये दैट शुड बी ग्रेटर देन फ्रीजिंग टेम्परेचर। आपका लेटर से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया 8 डिग्री और फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री, तो अगर ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर से ज्यादा है तब तो ड्यू होगा। अगर गलती से ऐसा हो जाए कि फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर -1 डिग्री है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में ऑब्वियसली आपकी फ्रीजिंग हो जाएगी। आप ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये फ्रीज कर जाएंगे।
और ये आइसी डिपॉजिट्स हो जाएंगे, इसे ही कहते हैं हम लोग फ्रॉस्टिंग। तो यहां पे हमें ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ड्यू क्या होता है और फ्रॉस्ट क्या होता है। ड्यू में आपका टेम्परेचर इज ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो हो जाता है, दैट इज आपका जो टेम्परेचर हो जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से तो कम होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है आपका टेम्परेचर, जब उस केस में फ्रॉस्ट बन जाता है। और जब आपका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से तो कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से लेकिन ज्यादा होता है, तो आपका ड्यू बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं हम लोग फॉग की। व्हाट इज फॉग? तो फॉग को समझते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पे फिर वही कहानी समझते हैं कि हमारा यहाँ पे छोटा सा एयर का मास है, वो धीरे धीरे ऊपर चला जा रहा है, हाइट के साथ साथ हाइट बढ़ रही है, और टेम्परेचर आपका घट रहा है और धीरे धीरे घटता चला जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, और यहाँ पे ये कंडेंस वाटर वेपर आपका क्लाउड्स बना देंगे। यही तो होती है क्लाउड्स। अभी यही जो क्लाउड्स है, अगर अब ये क्लाउड्स होने का एक हाइट होता है ना, हाइट में भी हमने 3 प्रकार के देखे, मतलब हाई क्लाउड्स, एक मिडिल क्लाउड्स, एक लो क्लाउड्स। ठीक है, लेकिन इनका भी एक रेंज होता है क्लाउड्स बनाने का। ठीक है, लेकिन अगर यही क्लाउड्स आपका जमीन और ये क्लाउड्स मेकिंग एरिया से पहले बन जाए, ठीक है, लोअर ऑल्टीट्यूड पे आपके अगर एक यही क्लाउड्स बन जाए, यही क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और क्लाउड्स बनने के हाइट से कम में ही ये कंडेंस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं मिस्ट। क्लाउड एट लोअर ऑल्टीट्यूड पे जो क्लाउड्स बनते हैं उसे फॉग कह देते हैं। तो अब क्योंकि लोअर ऑल्टीट्यूड में हो जम रहा है, तो ये देखिए आपकी हाइट है, तो आपको इस हाइट पे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा ना, ये हर जगह आपके वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरीके से जमा हो गए, तो आपको क्या कुछ दिखेगा, विजिबिलिटी होगी। तो यही विजिबिलिटी आपकी जब कम हो जाती है विंटर्स में ऐसा होता है, आपको इतने हाइट में जाने की जरूरत नहीं है ठंडा होने के लिए, थोड़े से ऊपर जाके ही ये कंडेंस हो गए। नॉर्मली समर्स में क्या होता है, क्लाउड्स बहुत ऊपर जाते हैं, फिर जाके टेम्परेचर आपका कम होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होता है और क्लाउड्स बनती है। लेकिन ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम नहीं, ज्यादा होता है मतलब, और यही विंटर्स में क्या होता है कि ये थोड़ा सा ही ऊपर उठे और इनको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मिल गया और यहीं पे ये कंडेंस हो गए, तो अब ज्यादा हाइट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो फॉगी सिचुएशन हो जाता है। फॉगी सिचुएशन में आपका विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाता है। यहां वही बात कर रहे हैं, तो व्हेन द विजिबिलिटी इज लेस देन 1 किलोमीटर, ये वो सिचुएशन होती है फॉग की। और माइक्रोस्कोपिक वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स आपके एटमॉस्फेयर में इस तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका फॉग होता है। आप कहेंगे मिस्ट क्या होता है सर, ये बताइए। देखिए मिस्ट में सेम सिचुएशन होती है फॉग वाली, लेकिन आपके ड्रॉपलेट्स जो होते हैं थोड़े बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं। बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जैसे आपस में जुड़ते हैं और बड़े ड्रॉपलेट बना देते हैं। तो बड़े ड्रॉपलेट होने की जगह इनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है, इनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा तो विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। विजिबिलिटी यहां 1 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन यहां विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं और ज्यादा डेंसिटी नहीं है। यहां देखिए बहुत ज्यादा डेंस है, इट इज लेस डेंस एंड बिग ड्रॉपलेट्स। तो ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस बिटवीन मिस्ट एंड फॉग। अब फॉग हमने देख लिया, मिस्ट हमने देख लिया। अभी ये जो फॉग है, लेट अस से हमारा यहाँ पे देखिए एक इंसान खड़ा है और यहाँ पे उसे कुछ दिख नहीं रहा है, हर जगह फॉग 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 हो गया है। ठीक है, अभी इस फॉग के साथ अगर मिस्ट नहीं स्मोक और ऐड हो जाए, अरे पोल्यूशन है मान लीजिए बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में, तो पोल्यूशन के कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स भी मिल जाए, इसमें मिक्स हो जाए, तब ये बन जाता है स्मॉग। आई होप ये भी समझ गए होंगे हम लोग। फिर बात करते हैं हम लोग हेज की। हेज में कोई वाटर वेपर का चक्कर नहीं है, आपका बहुत ही तगड़ा या तो पोल्यूशन हो जाए या तो बहुत तगड़ा स्टॉर्म आ जाए, जिसमें मतलब पूरा आपका एनवायरमेंट मतलब धूल से भर जाए या आपका पोल्यूशन से भर जाए और उसके ऊपर सनलाइट फॉल कर जाए, और सनलाइट फॉल करने की वजह से ये पार्टिकल्स आपके सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो भी आपका जो सिचुएशन होता है उसे हम लोग कहते हैं हेज। ठीक है, इसमें वाटर वेपर का कोई लेना देना नहीं है, इसमें पोल्यूशन या डस्ट पार्टिकल्स या स्टॉर्म पार्टिकल्स जब पूरे एटमॉस्फेयर में बिखर जाते हैं और उसके ऊपर सनलाइट फॉल करके स्कैटर करती है, तो आपका थोड़ा विजिबिलिटी कम हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं हेज। तो ये सारा चीज हम लोग कंडेंसेशन में हम लोग सारी चीजें, डिफरेंस बिटवीन ड्यू, फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट, स्मॉग, ये सारा चीज हम लोग यहां पे क्लियर कर चुके हैं। कंडेंसेशन के बाद हम लोग अब समझते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? देखिए पहले तो कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन में भी पहले तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन हमें पता है क्या होता है। अब कंडेंसेशन होने के बाद आपका अगर मॉइस्चर एयर रिलीज कर दे, मतलब एयर के अंदर है, यहाँ पे आपके वाटर वेपर्स हैं एयर के अंदर, ठीक है, ये अगर ये वाटर वेपर आपका एयर पार्टिकल रिलीज कर दे, और ये जो आपका एयर पार्टिकल कह रहा हूं, वाटर का जो पार्टिकल है, ये अगर एयर रिलीज कर दे और ये आपका रिलीज करते ही ग्रेविटी के साथ नीचे आ जाए, तब हम लोग कहेंगे प्रेसिपिटेशन।
अगर एयर में ही इस तरीके से वेपर बना रहे तो कहेंगे कंडेंसेशन। आई होप ये बात तो हम लोग समझ ही गए हैं। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सॉलिड, ऊपर से पानी सॉलिड होके गिरे, मतलब जम के गिरे, मतलब आपका जो लिक्विड है, आपका लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और सॉलिड क्या होता है? आइस होता है। तो ये आइस क्रिस्टल्स अगर फॉर्म कर जाए तो स्नो या हेल स्टॉर्म इस फॉर्म में अगर नीचे गिरे अर्थ पे, या तो लिक्विड फॉर्म में गिर सकता है, रेनफॉल, रेन हो जाए, बारिश हो जाए, या ड्रिजल, ड्रिजल मतलब हल्की बारिश को ड्रिजल कहते हैं, तो रेनफॉल या ड्रिजल इस तरीके से भी गिर सकता है। ये प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग रेन गेज। और अब हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार के ऐसे प्रेसिपिटेशन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तीन प्रकार का देख सकते हैं हम लोग, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। अब इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कन्वेंशनल में क्या होता है? कन्वेंशनल, हम जब रेनफॉल की बात करेंगे तो कन्वेंशनल रेन, अभी देखिए रेनफॉल होता क्यों है? हम जानते हैं धरती के ऊपर जब ये एयर मास जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। ये तो हम लोग अभी 1000 बार पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो ये जब ऊपर जाएगा, ये जो एयर मास जब ऊपर की तरफ उठेगा, जिसकी वजह से ठंडा होगा, और ठंडा होने की वजह से आपका रिलेटिव वेलोसिटी आपका 100% से ज्यादा हो जाएगी, तब जाके बारिश होगी। तो ये जो एयर के मास का ऊपर होना जरूरी है। तो एयर का मास ऊपर उठेगा कब? या तो आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट के कारण ऊपर उठ रहा है, जब टेम्परेचर आपका काफी हाई होता है जिसकी वजह से एवापोरेशन होता है, और ये आपका जो एयर मास है, जो आपका जमीन के पास जो एयर मास है, एवापोरेशन के थ्रू अपने अंदर काफी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स भर लेता है। ठीक है, उसके बाद आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट के कारण ही ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है। ठीक है, अब इसके वजह से जब ऊपर गया तो टेम्परेचर कम हुआ और फिर आपका क्लाउड्स बना और रेन आया। ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल रेनफॉल। इसके लिए टेम्परेचर का हाई होना जरूरी है, जिसकी वजह से एवापोरेशन की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, हाई एवापोरेशन के कारण वहां पे बारिश हो जाएगी, लेकिन बहुत समय तक रहेगी नहीं, थोड़े समय के बाद आपका फिर आसमान साफ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अगर आपका एयर मूव कर रहा है और सामने एक माउंटेन आ जाए तो बेचारे की मजबूरी है, टेम्परेचर हाई हो या लो हो, अब इस माउंटेन की वजह से इस एयर पार्टिकल को ऊपर, एयर मास को ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब ये ऊपर उठेगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वही सेम कहानी, टेम्परेचर कम होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी ग्रेटर देन 100% हो जाएगी, और फिर यहां पे बरसात हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक मतलब आपका माउंटेन के कारण जो रेनफॉल होता है उसको कहते हैं हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेंशनल देख लिया, ओरोग्राफिक देख लिया, अब साइक्लोनिक देखेंगे। अब साइक्लोनिक हम लोग डिटेल में स्टडी भी करेंगे, अभी थोड़ा हम लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कंसेप्ट। तो साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है? किसी एक जगह काफी ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मोस्टली आपका कहां पे? पानी के ऊपर ऐसे लो प्रेशर अगर क्रिएट हो जाएगा तो ये क्या करेगा? अपने पास, हम जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका एयर मूव करता है, तो अपनी तरफ एयर खींचेगा और यहां पे इकट्ठा होकर ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। क्यों? हल्का है ना, लो प्रेशर है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण होगा और इस तरीके से ये ऊपर जाएगा तो फिर वही क्लाउड्स बनाएगा, रेनफॉल होगा। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल। इसके अलावा होता है एक फ्रंटल रेनफॉल। ये होता है कोल्ड फ्रंट, ठंडी हवा इस तरफ से आ रही है, एक और ठंडी हवा इस तरफ से आ रही है। ठीक है, उसकी ये बनाएगा आपके फ्रंट्स। फ्रंट क्या होता है? वार्म एयर और ठंडी एयर के बीच में जो बाउंड्री लेयर है उसे हम लोग फ्रंट कह देंगे। अब ये जब कोल्ड एयर नीचे रहेगा कि वार्म एयर नीचे रहेगा? ऑब्वियसली कोल्ड एयर नीचे की तरफ रहेगा, और ये दोनों कोल्ड एयर क्या करेंगे? ये जो वार्म एयर को अगर ये दोनों कोल्ड एयर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इसके पास आने की वजह से ये जो वार्म एयर है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और फिर अगेन हम जानते हैं कि वार्म एयर जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपका क्लाउड्स बनाता है और आपका रेनफॉल होता है। इसे कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, साइक्लोन में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों हम लोग साइक्लोन में पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से हमको समझ में आ गया कि रेनफॉल होने के क्या मेन रीजन होते हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल हो सकता है, ओरोग्राफिक हो सकता है, या फिर साइक्लोनिक हो सकता है।